जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम आदित्य है और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एके में। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को रॉक यानी चट्टानों के बारे में पढ़ाने वाला हूं और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी एक पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो कि बेसिकली सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखी गई है उसको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और आप लोगों को इस तरह से समझाने का प्रयास करूंगा कि जब आप बुक पढ़ने जाएं तो बुक आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। अगर मैं बात करूं चैप्टर 8 रॉक की, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली 4 टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले हम रॉक के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि रॉक बेसिकली क्या होते हैं, उनकी डिफिनीशन क्या होती हैं, ठीक है, वो किस चीज़ से फॉर्म होते हैं, किन मटेरियल से बने होते हैं, किन मिनरल से बने होते हैं। उसके बाद हम इग्नियस रॉक के बारे में जानेंगे जो कि बेसिकली रॉक के ही एक टाइप होते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक के बारे में जानेंगे, फिर लास्ट में हम मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में जानेंगे। तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं रॉक की, चट्टानों की, पत्थरों की, तो इसके बारे में आखिर कौन नहीं जानता होगा। अगर हम इसके डिफिनीशन को किनारे रख दें और तब बात करें रॉक के पत्थरों की, तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे। आमतौर पर मान लीजिए मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ लिया जो पढ़ा लिखा ना हो कि बताओ भाई पत्थर क्या होता है, तो भी बोल देगा कि भैया वो देखो किनारे पड़ा हुआ है, उसी को तो बोलते हैं, नीचे देखो उसी को तो बोलते हैं रॉक। किसी गुंडे से पूछ लें, किसी क्रिमिनल से पूछ लें कि ये बताओ रॉक किसको कहते हैं, पत्थर किसको कहते हैं, तो भी बोल देगा कि जिस चीज से परसों का कपार फोड़ के हम जेल गए थे उसी को तो बोलते हैं रॉक। पर उन लोगों में और हम में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि हमसे कोई पूछ दे कि बताओ रॉक क्या होता है तो हम ये नहीं बोल सकते किसी चीज को दिखा के किसी को रॉक बोलते हैं, क्योंकि हम एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट, हम जो है इनका अध्ययन कर रहे हैं, इनके बारे में स्टडी करना हमारा काम ही है, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना। तो अब से कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ रॉक किसको कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली हमारे लिथोस्फीयर या क्रस्ट का जो मटेरियल्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। क्या हुआ, हमारे क्रस्ट या लिथोस्फीयर के जो मटेरियल्स होते हैं उसी को रॉक्स कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे ऐसे नेचुरल सब्सटेंस जो कि मिनरल्स के कंपोजिशन से बने होते हैं उन्हें भी हम रॉक कहते हैं, ठीक। और जो वर्ल्ड लिथोस्फीयर होता है इनफैक्ट उसे रॉक स्फीयर भी कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी जो क्रस्ट होती है, लिथोस्फीयर होती है, वो पूरी तरह से रॉक की बनी होती है, इसीलिए लिथोस्फीयर को क्या कहा जाता है, रॉक स्फीयर भी कहा जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, वो किस चीज से बनी होती हैं, ठीक है। तो आइए उनको हम देखते हैं। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट की देखिए होता क्या है, हमारी जो रॉक होती हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि हमारी जो रॉक्स होती हैं वो बेसिकली मिनरल्स के कंपोजिशन से बनी होती हैं, यानी एक दो या उससे अधिक मिनरल के कंपोजिशन से बनी होती हैं। और वही जो हमारी मिनरल्स होती हैं वो एलिमेंट के कंपोजिशन से बनी होती हैं। तो अगर मैं एलिमेंट को आपको डिफाइन करने का प्रयास करूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट हो गई हमारी लिथोस्फीयर या क्रस्ट की, उसे ही हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक। अभी जो एलिमेंट होते हैं हमारी धरती पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारी अर्थ पे, वो बेसिकली आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो इस टेबल के अंदर, ठीक है। ये जो होल अर्थ की बात कर रहा है ये बेसिकली हमारे पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम दे रखे हैं। और वहीं जो राइट साइड में अर्थ क्रस्ट के नीचे दे रखा है ये बेसिकली सिर्फ अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की बात करता है, ठीक है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ पूरे धरती की सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली कौन सी एलिमेंट है, तो वो हो जाता है आपका आयरन, फिर दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन, तीसरे पे सिलिकॉन, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं उनके नाम, ठीक है। ऊपर के जो 4 नाम आप देख रहे हैं ये लगभग हमारी धरती का 90% मास को कंटेन करते हैं। लेकिन अगर वही मैं अर्थ के क्रस्ट की बात करूँ कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी एलिमेंट है, तो वो हमारी ऑक्सीजन हो जाती है, ठीक। लेकिन अर्थ के अंदर क्या आती है, आयरन आती है। तो ये आप सवाल आपसे पूछ सकता है और घुमा के भी पूछ सकता है अर्थ के बीच में और क्रस्ट के बीच में, तो आप ये ध्यान दीजिएगा।
अब हम बात करते हैं बेसिकली मिनरल्स की। तो मिनरल की, जैसा मैंने बताया कि मिनरल जो होते हैं, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म, जिसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल बेसिकली ऑर्गेनाइज करके बेसिकली क्या बनाते हैं, रॉक बनाते हैं। ठीक, तो आइए पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रॉक मेकिंग मिनरल के बारे में जान लेते हैं, जैसे सिलिकेट्स के हो गए, कार्बोनेट हो गए, सल्फाइड हो गए, मेटल ऑक्साइड हो गए। तो आइए इनको पहले एक एक करके हम देख लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। मिनरल्स एक ग्रुप के बारे में बेसिकली हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका द सिलिकेट मटेरियल, सिलिकेट मिनरल्स। ठीक है, ये सिलिकेट मिनरल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल आते हैं हमारे, वो बेसिकली आपके हो जाते हैं क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, और तीसरा आता है फेरोमैग्नीशियम। ठीक, क्या आता है, पहला क्वार्ट्ज जाता है, दूसरा आता है फेल्डस्पार, और तीसरा आता है फेरोमैग्नीशियम। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वार्ट्ज की, पहले मिनरल की जो सिलिकेट के ग्रुप में आता है, वो बेसिकली हमारा दो चीज़ से बना होता है। पहला आपका आता है सिलिकॉन और दूसरा आता है ऑक्सीजन। और जो क्वार्ट्ज होते हैं जनरली बेसिकली हार्ड होते हैं और रेजिस्टेंट मटेरियल मिनरल के होते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि ये इजीली क्या होते हैं, इरोजन नहीं हो सकता इनके अंदर। ठीक है, इसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वार्ट्ज की इमेज। फिर दूसरी मिनरल की मैं बात करूं, जो होता है आपका फेल्डस्पार। ये जो फेल्डस्पार होता है, ये बेसिकली मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है जो कि रॉक के अंदर बेसिकली पाया जाता है। ठीक, फेल्डस्पार होता है जो, वो बहुत ही वीक मिनरल होता है और ये आसानी से टूट जाता है और डिकम्पोज हो जाता है कि ड्यू टू केमिकल वेदरिंग। क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने मिनरल है रॉक के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर भी ये पाई जाती हैं, तो इसीलिए ये आसानी से क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं, वीक मिनरल्स होती हैं, क्या बोलते हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं। और ये इकोनॉमिक तौर पे, कॉमर्शियली तौर पे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सिरेमिक्स और ग्लास इंडस्ट्री में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, फिर तीसरा आता है हमारा फेरोमैग्नीशियम। फेरोमैग्नीशियम जो मिनरल होता है वो तब फॉर्म होता है जब सिलिकॉन और ऑक्सीजन आयरन और मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होकर एक एलिमेंट बनाता है, या कह सकते हैं मिनरल बनाता है, उसी को बेसिकली हम फेरोमैग्नीशियम कहते हैं। फेरोमैग्नीशियम भी आसानी से इरोडेड अवे हो जाते हैं, यानी इनका इरोजन आसानी से हो जाता है और ये रिमूव हो सकते हैं अपने सरफेस। ठीक है, द रॉक्स हैविंग अबंडेंट फेरोमैग्नीशियम मिनरल प्रोवाइड वीक स्ट्रक्चर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स एंड डैम। यानी कि अगर हम फेरोमैग्नीशियम के मिनरल से जो रॉक्स बने हैं उनसे बिल्डिंग्स या किसी की कंस्ट्रक्शन किसी चीज करने का प्रयास करें, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा बहुत ही वीक होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आपका कार्बोनेट ग्रुप ऑफ मिनरल की। कार्बोनेट ग्रुप ऑफ मिनरल भी आसानी से इनके अंदर क्या होता है, वेदरिंग हो जाता है और इरोजन हो सकता है। ठीक, जो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है भाई, ठीक है, कार्बोनेट ग्रुप के अंदर जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल होता है वो हमारा होता है कैल्साइट। कौन, क्या होता है, कैल्साइट। ठीक है, कैल्साइट क्या होता है कि ये बेसिकली धरती के अंदर पाए जाते हैं। और होता क्या है कि जब बारिश होती है, कह सकते हैं बारिश होती है, तो जब पानी धरती के अंदर जाता है, जब इससे जो रॉक्स बने होते हैं जब मिलता है, तो बेसिकली रॉक बह जाते हैं, आसानी से इरोड हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारी धरती के अंदर कई जगह पे एक्सटेंसिव केव्स फॉर्म हो जाते हैं बेसिकली ग्राउंड सरफेस के नीचे, जहाँ पे ये बेसिकली कैल्साइट मिनरल अबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एरिया, ये जो कैल्साइट वाले जो होते हैं जहाँ पाए जाते हैं, वो एरिया पे बेसिकली नॉर्मल तौर पे हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कैल्साइट आसानी से बह जाता है, इसके मिनरल्स जो होते हैं, जो रॉक्स इससे बनते बह जाते हैं, तो क्या होगा, नीचे अगर बेसिकली हॉलो हो जाएगा सरफेस और नीचे वाला, तो क्या होता है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का आराम से टूटना आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना तीसरा जो होता है सल्फाइड मिनरल्स के बारे में। सल्फाइड मिनरल्स के अंदर पाइराइट्स, आयरन और सल्फाइड जैसे बेसिकली एलिमेंट पाए जाते हैं। बेसिकली इन सबको मिला के सल्फाइड बनते हैं। ठीक है, और जब ये मिनरल हमारे पानी के साथ कांटेक्ट में या एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो ये बेसिकली फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं और इनके साथ साथ सल्फ्रिक एसिड भी फॉर्म करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या करते हैं, डेंजरस होते हैं। हमारे एनवायरनमेंट कई तरह की प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं। ठीक, उसके बाद आती है हमारी चौथी मेटालिक एलिमेंट। मेटालिक एलिमेंट के अंदर अब मालूम होगा, मेटल्स के अंदर जब भी बात करें तो क्या होगा, आयरन भी आ जाएगा, आपके एल्युमिनियम जैसी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब ये हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ये जनरली मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, जो कि
कमर्शियल तौर पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो अगर इसका कंक्लूजन निकालने की बात करें तो थस रॉक्स थस रिप्रेजेंटिंग द जियो मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर मिनरल। और जो रॉक होते हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जो इरोजनल से लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगाने में, क्योंकि जो इनका लैंडफॉर्म्स का जो इरोजन के द्वारा बनते हैं इनका जो नेचर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो लार्जली इनके रॉक के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पे ही क्या होता है, डिपेंड होता है। क्योंकि जहाँ पे रॉड जो होगी बहुत ही हार्ड होगी, उनका जो सरफेस, इनका स्ट्रक्चर जो होगा बहुत ही हार्ड होगा, वहाँ पे इरोजन आसानी से नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, लैंडफॉर्म्स वहाँ पे बनना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे बेसिकली जो रॉक होगा बहुत ही सॉफ्ट होगा, आसानी से इरोड हो जाएगा, तो वहाँ से इरोजन लैंडफॉर्म बनना उनसे आसान हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक था बेसिकली आपका मिनरल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि इन रॉक्स को इनके ओरिजिन के आधार पर कैसे क्लासिफाई किया गया, उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं उनको। हम रॉक्स को अगर हम इनके मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर क्लासिफाई करने का प्रयास करते हैं तो जनरली 3 तरीके से ये कह सकते हैं, 3 टाइप में बेसिकली इनका क्लासिफिकेशन होता है। पहला आता है इग्नियस रॉक, दूसरा हमारा मिलता है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो आइए इनको हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका इग्नियस रॉक की, तो इग्नियस रॉक जो होते हैं वो बेसिकली हमारी जो लावा होती है, हमारी जो मैग्मा होती है, उसके ठंडे पड़ने की वजह से, उसके सॉलिडिफिकेशन की वजह से ये क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक, यानी कि इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टेन अर्थ मटेरियल, जिसे हम मैग्मा, जब वो अर्थ के नीचे रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, और वही मैग्मा जब हमारे अर्थ के सरफेस पे आ जाता है उसे हम लावा कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो वर्ड इग्नियस है हमारा, वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डिवाइड है, मतलब डिराइव है, जिसका मतलब होता है, जिसका बेसिकली इग्निस वर्ड से डिवाइड क्या डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है फायर। यहाँ फायर का मतलब आप आग से ना समझ ले, क्योंकि हमारी जो इग्निस रॉक होती हैं वो बेसिकली लावा के ठंडे पड़ने की वजह से पड़ती हैं। क्या, ठंडे पड़ने की वजह से बनती हैं। यहाँ फायर इसलिए यहाँ पे इग्निस इनका नाम रखा गया, क्योंकि जो लावा होती है जैसा कि हम जानते हैं वो गर्म होते हैं, इसीलिए इनका क्या नाम रखा गया, इनका इग्नियस नाम रखा, जिसमें इग्निस का मतलब बेसिकली फायर होता है। जो हमारी इग्नियस रॉक होती है इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी धरती पर सबसे पहले बनने वाली रॉक्स जो थी वो इग्नियस रॉक ही थी। जैसा कि हम जानते हैं शुरुआत में हमारी धरती क्या थी, गर्म थी। गर्म होने के बाद जब वो धीरे धीरे ठंडी पड़ी तो उनके ऊपर पड़े रॉक क्या हुई, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। और उन्हीं रॉक्स को सबसे पहले इग्नियस रॉक का कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अलावा जितनी भी हमारी सेडिमेंट्री रॉक हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, वो एक या दूसरे तरीके से क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इग्नियस रॉक से ही सारी रॉक हमारी निकली हुई हैं। इसीलिए इग्नियस रॉक को हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं। ठीक, ऐसा माना जाता है कि इग्नियस रॉक जो है वो जितनी भी हमारे जियोलॉजिकल पीरियड हमने आपको पढ़ाया भी था, अगर आपको याद हो, तो जितनी भी उसके अंदर हमने पीरियड्स देखी थी वो हर एक पीरियड्स में फॉर्मेशन होती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि देखिए, जैसा कि हम बताया अभी कि इग्नियस रॉक की जो फॉर्मेशन होती है क्या होती है, वो लावा के ठंडे पड़ने या मैग्मा के ठंडे पड़ने की वजह से होती है। तो क्या ऐसा तो है नहीं कि अभी जो है लावा हमारी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होती है, लावा हमारी अर्थ के बाहर आगे ठंडी नहीं पड़ती है, मैग्मा हमारी ठंडी नहीं पड़ती है, अभी भी होती है। इसलिए जो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन है वो अभी भी होता जा रहा है और फ्यूचर में हमारा होता भी रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं बेसिकली इग्नियस रॉक की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आता है कि जितने भी हमारे इग्नियस रॉक होते हैं वो रफली बेसिकली हार्ड रॉक होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, बेसिकली वो हार्ड रॉक होते हैं, इसलिए इनके ज्वाइंट के थ्रू या इनके थ्रू जो वाटर होता है वो आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन कई बार होता क्या है कि जो रॉक्स होते हैं कई बार इतने सॉफ्ट होते हैं ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, यानी बेसिकली डेनुटेशनल प्रोसेस की वजह से ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि इन्हें हम बेसिकली डग आउट कर सकते हैं स्पेड द्वारा। स्पेड यानी बेसिकली कुदार कह सकते हैं, इनके द्वारा हम इसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं, यहाँ पे क्या मतलब, जरूरी नहीं कि हमारी जो इग्नियस रॉक हो वो जरूर हार्ड हो, इग्नियस रॉक हमारी सॉफ्ट भी होती है। बेसिकली पैरा कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब ये हो गया। ठीक, और जो इग्नियस रॉक होती हैं बेसिकली हमारी ग्रैनुलर या क्रिस्टलाइन रॉक होती हैं, इन्हें कहा जाता है। ग्रैनुलर मतलब बहुत ही छोटे छोटे या कह सकते हैं बारीक
ठीक है, बारीक रॉक्स भी इनके कहा जाता है क्योंकि इनके साइज में, इनके फॉर्म, इनके टेक्सचर ऑफ ग्रेन में कई वेरिएशन आती हैं। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके साइज होती हैं, बेसिकली जितनी प्रॉपर्टीज मैंने बताया, जैसे साइज हो गया, इनका फॉर्म हो गया, इनके ग्रेन्स का टेक्सचर हो गया, बेसिकली लार्जली डिपेंड करती है इनके रेट ऑफ कूलिंग के आधार पर और प्लेस ऑफ कूलिंग के आधार पर, बेसिकली लावा के ठंडे पड़ने के रफ्तार के आधार पर और कहाँ पे ठंडी पड़ी उसके आधार पर इग्नियस रॉक बेसिकली साइज इनका डिपेंड, रॉक्स का डिपेंड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो लावा है वो अगर सरफेस पे आ गया, यानी वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा है हमारे सरफेस पे आ गया, तो क्या होगा, लावा बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता है, जिसकी वजह से इनमें सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है ग्रेन्स का डेवलप करने का। लेकिन वही लावा अगर हमारी धरती के बीच में मैग्मा से ऊपर, मैग्मा चैम्बर के ऊपर बीच में कहीं जम जाती है, तो होता क्या है, जिनका जो ठंडे पड़ने की स्पीड होती है वो बहुत ही धीरे हो जाती है, क्योंकि नीचे जैसे जानते हैं हमारी जो धरती होती है गर्म होती है, इसलिए ठंडे पड़ने की स्पीड क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं। और अगर इस वाले की मैं पहले की वाली बात करूं कि अगर सरफेस के ऊपर जो जल्दी ठंडे पड़ जाती है, और अगर इनमें एक और केस होता है, अगर मान लीजिए गलती से क्रिस्टल आपके डेवलप भी होते हैं, ग्रेन्स आपके डेवलप भी हो जाते हैं, तो वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तीसरा प्रॉपर्टी होता है, यानी दूसरी प्रॉपर्टी का अगर मैं बात करूँ, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि रॉक का साइज और जो होता है बेसिकली किसके, लावा के ठंडे पड़ने की रफ्तार पे और किस जगह पे ठंडी पड़ रही डिपेंड होता है। अगर वो धरती के नीचे ठंडी पड़ती है तो उनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं, टाइम मिल जाता है उनको डेवलप होने, क्योंकि बीच बीच में आपकी अर्थ जो मूवमेंट होती हैं उनके कारण बीच बीच में डेवलप होते टाइम ये टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक, लेकिन धरती के ऊपर ये बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, ग्रेन्स छोटे छोटे पार्टिकल डेवलप होने का टाइम नहीं मिलता। फिर तीसरा जो होता है कि जो इग्नियस रॉक होते हैं इनमें सेडिमेंट्री रॉक की तरह लेयर्स नहीं होते, जैसे हमारे अर्थ के अंदर हमने क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ा था उनके लेयर्स होते हैं, वैसे इग्नियस रॉक के लेयर्स नहीं होते हैं, क्योंकि जब लावा हमारा फ्लो करता है लेयर्स आफ्टर लेयर उस पर जनरेट होता है, डिपॉजिट हो जाते हैं, सॉलिडिफाइड हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उन्हें हम बेसिकली इग्नियस रॉक के लेयर्स नहीं कहते, उन्हें बेसिकली हम क्या कहते हैं, लावा के लेयर्स कहते हैं। सच एग्जाम्पल बेसिकली हमारे वेस्टर्न घाट वाले इंडिया के एरिया में देखा जा सकता है, जो कि बेसिकली अगर आप खंडाला या कह सकते हैं कोनिया रिवर के वैली के साइड देखें, कृष्णा रिवर या सरस्वती रिवर के वैली में किनारे देखें, तो ये बेसिकली इस तरह के आपके लेयर्स फॉर्म मिल जाते हैं, आपके लावा के लेयर्स। ठीक है, फिर चौथा आता है कि इग्नियस रॉक जो होते हैं हमारे फॉसिल्स नहीं कंटेन करते। फॉसिल कंटेन करना हमारी जो मान लीजिए कोई पेड़ हो गया, कोई जानवर हो गया, वो मरने के बाद जो उनकी बची हुई कुछ हड्डियाँ होती हैं क्या होती हैं, पत्थरों के साथ जुड़ के वो बेसिकली जम जाती हैं। तो रॉक, ये जो इग्नियस रॉक होते हैं इनके अंदर फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कि जब हमारा इग्नियस रॉक बना था एशियन टाइम में, तो उस टाइम ऐसा मानना है वैज्ञानिक लोगों का कि तब उस टाइम कोई भी ऐसी लाइफ हमारे धरती पर जनरेट नहीं हुई थी, और इस अर्थ के ओरिजिन के टाइम। ठीक, और दूसरा रीजन ये है कि मान लीजिए बाद में भी अभी जैसे हमने देखा वोल्केनिक इरप्शन तो आपका होता रहता है, तो ऐसा क्यों नहीं कि इनमें फॉसिल नहीं मिला। ठीक है, ऐसा इसलिए कारण है क्योंकि लावा जो होती है हमारी बहुत ही गर्म होती है, तो मान लीजिए अगर उसके अंदर कोई किसी एनिमल का रिमेन बच आ भी जाता है तो क्या होगा, वो बहुत ही जल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक, पांचवा आता है कि जो नंबर ऑफ जॉइंट होते हैं हमारे इग्नियस रॉक के ऊपर, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर तरफ बढ़ते हैं इसके इग्नियस रॉक के सरफेस में, तो जॉइंट की जो नंबर होती है वो आपकी इंक्रीज होती जाती है। अब जॉइंट बेसिकली हमारे कई रीजन से कारण बनते हैं। पहला कूलिंग और कंट्रैक्शन के द्वारा, फिर दूसरा होता है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के द्वारा, जो कि बेसिकली वेदरिंग के कारण होता है। तीसरा फिर हो गया आपका डिक्रीज इन सुपर इनकम्बेंट लोड, यानी नीचे जो लोड होता है, दबाव होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है जो नीचे दबाव ज़्यादा होगा तो उनके अंदर जॉइंट्स बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो उनके अंदर जॉइंट बनने की जो नंबर होगी वो क्या होगा, बढ़ जाएगी। चौथा होता है आपकी अर्थ मूवमेंट के कारण। ठीक, तो जब भी ये जॉइंट बेसिकली व्हेनेवर द जॉइंट आर प्लग्ड बाय मिनरल द रॉक बिकम क्वाइट हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू वेदरिंग एंड इरोजन। लेकिन जब भी ये जॉइंट्स होते हैं किसी मिनरल के साथ जुड़ जाते हैं तो ये बेसिकली बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, और इनका रेजिस्टेंस जो होता है वेदरिंग और इरोजन के लिए
बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर चौथा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इग्नियस रॉक बेसिकली जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल तौर पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज से क्या होते हैं, रिलेशन होता है, इसीलिए इन्हें वॉल्केनिक रॉक भी कहा जाता है। यानी इग्नियस रॉक के कितने नाम हो गए, पहला आपका वॉल्केनिक रॉक हो गया, फिर हमने यहाँ पर देखा था एक आपका पेरेंट रॉक, और फिर आपका एक था प्राइमरी रॉक, और फिर आपका इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के बेसिकली हमारे इतने नाम हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली इग्नियस रॉक के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आइए इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इग्नियस रॉक के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो जो इग्नियस रॉक को इनको बेसिकली कई अलग अलग ग्राउंड के आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया। पहला था बेसिकली इनके सिलिका के जो अमाउंट प्रेजेंट होती है इग्नियस रॉक के अंदर, उनके आधार पर पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री और मिनरलॉजी के आधार पर हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर तीसरा हम देखेंगे ग्रेन्स के टेक्सचर के आधार पर, यानी बेसिकली उनके साइज के आधार पर उनके, ठीक है, यानी उनकी स्मूथनेस के आधार पर। चौथा रहेगा उनके मोड ऑफ ऑकरेंस के आधार पर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आइए इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम अमाउंट ऑफ सिलिका के आधार पर इग्नियस रॉक को क्लासिफाई करने का प्रयास करें तो ये जनरली आपकी 4 टाइप में क्लासिफाई होती हैं। पहला आपका आता है एसिड इग्नियस रॉक, दूसरा आता है बेसिक इग्नियस रॉक, तीसरा आता है इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक, और चौथा आता है अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक। तो अगर मैं बात करूं आपका एसिड इग्नियस रॉक की, तो एसिड इग्नियस रॉक आर दोज विच कैरी सिलिका कंटेंट बिटवीन 65 to 85%। यानी एसिड इग्नियस रॉक के अंदर बेसिकली जो सिलिका का मात्रा होता है, अमाउंट होता है, वो लगभग 65 से 85% के बीच में पाया जाता है। यानी अगर बेसिक इग्नियस रॉक के रिगार्डिंग इसको एसिड इग्नियस की बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में सिलिका कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो लगभग 2.75 से 2.8 के बीच में होती है। ठीक, और इसके अंदर जो डोमिनेंट मिनरल की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्वार्ट्ज, वाइट एंड फेल्डस्पार्स इनके अंदर डोमिनेंट मात्रा में पाए जाते हैं, और ये जो होती हैं आयरन और मैग्नीशियम में लैग करती हैं। ठीक है, यानी इनके अंदर क्वार्ट्ज, वाइट एंड पिंक फेल्डस्पार मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर एलिमेंट्स की हम बात करें तो इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम की एलिमेंट अलग अलग कम पाई जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एलिमेंट और मिनरल दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये जो रॉक्स हमारी होती हैं जनरली बेसिकली हार्ड होती हैं। इग्नियस एसिड इग्नियस रॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये रिलेटिवली रेजिस्टेंस होती हैं इरोजन से, यानी इनकी इरोजन जो होती है आसानी से नहीं हो सकती। जो रॉक होते हैं ये वेट में बहुत ही हल्के होते हैं और ये बिल्डिंग मटेरियल में इसीलिए यूज हो सकते हैं। जैसे कि आपने अपने घर में या कहीं ना कहीं ग्रेनाइट जरूर देखा होगा बिल्डिंग पे लगे हुए। ठीक है, तो ग्रेनाइट जो होते हैं वो एसिडिक, उन्हें एसिड इग्नियस रॉक ही कहा जाता है और उसके एग्जाम्पल ही होते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ बेसिक इग्नियस रॉक की, बेसिक इग्नियस रॉक के अंदर जो सिलिका का अमाउंट होता है वो लगभग 45 से 60% के बीच में पाया जाता है, और इनकी एवरेज डेंसिटी 2.8 से लेकर 3.0 के बीच में होती है, और इनके अंदर डोमिनेटेड मात्रा में जो रॉक मिनरल्स पाए जाते हैं, माफ करिएगा रॉक नहीं, मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो होती है फेरस मैग्नीशियम। ठीक, एसिड के अंदर कौन सी मिनरल्स आपके डोमिनेंट मात्रा में पाई जा रही थी, वो थी क्वार्ट्ज और आपकी वाइट एंड पिंक फेल्डस्पार पाई जा रही थी। लेकिन इनके अंदर बेसिकली आपकी फेरस मैग्नीशियम मिनरल ज़्यादा पाई जा रही है। ये जो होती हैं आसानी से ये भी इरोडेड हो जाते हैं, और वहीं एसिड वाली आसानी से इरोडेड नहीं हो पा रही थी। ठीक है, जब ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो बेसिक इग्नियस रॉक आसानी से इरोड हो जाते हैं। ये जो रॉक होते हैं बेसिकली वेट में हैवी होते हैं और डार्क इन कलर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयरन की कंटेंट ये होती है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हैवी होते हैं। ठीक, ये जो रॉक होते हैं बेसिकली फाइन ग्रेन रॉक होते हैं, जैसे कि आपका बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, डोलोराइट हो गया, सब इनके एग्जाम्पल होते हैं। फाइन ग्रेन रॉक में बहुत ही छोटे छोटे इनकी रॉक होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे मात्रा में इनकी पाई जाती है, छोटे छोटे साइज में पाई जाती है। ठीक, अब हम बात करें इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक की। तो जो इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक होते हैं ये वो रॉक होते हैं जिनमें सिलिका कंटेंट जो होती है बेसिकली एसिडिक इग्नियस रॉक में जितनी मात्रा में पाई जाती है उससे कम होती है, लेकिन बेसिक इग्नियस रॉक में जितनी मात्रा में पाई जाती है उससे ज़्यादा हो जाती है। यानी और बेसिक में 45 से 60 के बीच में पाई जाती है, तो वहीं हमारी 65 से 85 के बीच में एसिड में पाई जाती है। यानी बेसिकली हमारी कितनी हुई, 45 से लेकर 65 के बीच में इनकी सिलिका कंटेंट इसके अंदर पाई जाती है। ठीक, और इनकी जो एवरेज डेंसिटी होती है वो 2.75 से लेकर 2.8 के बीच में वेरी करती है।
इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डायराइट और एंडेसाइट इनके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इन रॉक्स के, ठीक है। चौथा आता है हमारा अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक। अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक जो होता है उसके अंदर बेसिकली 45% से कम के अमाउंट में सिलिका पाई जाती है और इनकी एवरेज डेंसिटी जो होती है 2.8 से 3.4 पाई जाती है। और पेरिडोइट जो होता है वो इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। यानी कि 4 चीज़ें इसके अंदर हमने पढ़ी सिलिका के अमाउंट के आधार पर। पहला था एसिडिक, जिसके में बेसिकली 60 से बेसिकली 85 के बीच में पाई जाती है। दूसरा था हमारा बेसिक, जिसके अंदर बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, अरे यार नंबर 45 से 60 के बीच में पाई जाती है। फिर तीसरा था बेसिकली हमारा इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक, जिसके बेसिकली 45 से लेके आपकी 60 के बीच में पाई जाती है। फिर चौथा था हमारा अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक, जिसके अंदर 45 से नीचे पाई जाती है, ठीक। इन 45 उसके बाद अब हम बात करते हैं बेसिकली अब इनके केमिकल और मिनरोलॉजी के आधार पर इनके अगर क्लासिफाई करने का प्रयास करें तो सबसे पहले इनके अंदर आता है फेल्सिक इग्नियस रॉक। जो फेल्सिक इग्नियस रॉक होते हैं वो बेसिकली लाइट ग्रुप के मिनरल्स से बने होते हैं, जैसे कि हमारी क्वार्ट्ज हो गई, फेल्डस्पार हो गई, ठीक है। देखिए अब आप क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार तो इसमें भी आएंगे उसमें भी आएंगे, क्योंकि हम इग्नियस रॉक की क्लासिफाई करने का प्रयास करें, बस जो हमारे देखने का नज़रिया हो जा रहा है वो अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है। समझिए, आप समझने का प्रयास करिए कि हम इग्नियस रॉक की बात कर रहे हैं, बस हम इसको अलग अलग क्लासिफाई जो कर रहे हैं, अलग अलग नज़रिए से देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक को इधर इस एंगल से देखने का प्रयास कर रहे हैं, एक को इस एंगल से देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसके एग्जाम्पल में जो आप देखिए इसके अंदर भी क्वार्ट्ज आ जाएगी, फेल्डस्पार आ जाएगी। उसमें जो क्वार्ट्ज हमने फेल्डस्पार अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो हमने सिलिका के कंटेंट के आधार पर, उसकी मात्रा के आधार पर पढ़ा था, लेकिन इसमें हम बेसिकली इनके क्या बोलते हैं मिनरल्स के आधार पर हम इसको क्वालिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जो वर्ड बेसिकली फेल्सिक होता है ये बेसिकली डिराइव हुआ है फेल शब्द से, जिसमें से फेल्डस्पार और इसका मतलब हो जाता है डोमिनेंस ऑफ फेल्डस्पार मिनरल्स, ठीक है। दूसरा आता है हमारा मैफिक इग्नियस रॉक। मैफिक इग्नियस रॉक जो होते हैं वो बेसिकली डार्क ग्रुप के मिनरल्स से बने होते हैं, जैसे कि आपकी पायरोक्सिन्स हो गए, फिर एम्फीबोल्स हो गई, ओलिविन्स हो गए। सब बेसिकली मैग्नीशियम और आयरन के अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और जो वर्ड मैफिक होता है बेसिकली मैग्नीशियम और फेरस शब्द से डिवाइड है, जिसका मतलब होता है डोमिनेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड फेरस, ठीक। तीसरा हो जाता है हमारा अल्ट्रा मैफिक इग्नियस रॉक। अल्ट्रा मैफिक इग्नियस रॉक आर कैरेक्टराइज्ड बाय द अबंडेंस ऑफ पायरोक्सिन एंड ओलिविन मिनरल्स, जिनके एग्जांपल पेरिडोइट हो जाते हैं, ठीक, और डूनाइट भी इनके एग्जांपल हो जाते हैं। इसमें मैंने पेरिडोइट देखा अभी जो उसमें पढ़ा था हमने सिलिका के आधार पर, उसमें भी हमने पेरिडोइट देखा, ठीक। बेसिकली इसके अंदर हमने 3 पढ़ा। आपका पहला हमने पढ़ा फेल्सिक, दूसरा हमने पढ़ा मैफिक, तीसरा हमने पढ़ा अल्ट्रा मैफिक। इनको अलग अलग मिनरल के आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया। अब हम देखते हैं इनके टेक्सचर ऑफ ग्रीन के आधार पर इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया वो बेसिकली 5 चीज़ के अंदर बेसिकली इनको रखा गया। पहला हमारा पैग्माटिटिक आ जाता है इग्नियस रॉक। जो पैग्माटिटिक हमारा इग्नियस रॉक होता है इसके जो बेसिकली रॉक्स होते हैं बहुत ही क्रोस ग्रेन्ड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर दे बेसिकली इंक्लूड वेरी लार्ज क्रिस्टल सेवरल मीटर एकॉर्ड, जिनका एग्जांपल बेसिकली ग्रेनाइट हो जाता है। यानी कि जो इनके रॉक्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं। कोर्स ग्रेन का मतलब यही हो गया कि बड़े बड़े इनके जो रॉक्स होंगे इनके साइज जो होगा बहुत बड़ा बड़ा होता है। फिर जो दूसरा आता है फेनरेटिक इग्नियस रॉक, ये थोड़ा पैग्मेटिक टी से थोड़ा साइज में छोटा होता है, क्योंकि इसके जो होते हैं रॉक्स होते हैं वो बेसिकली कोर्स ग्रेन्ड होते हैं और वहीं इसके वेरी कोर्स ग्रेन्ड थे, ठीक है। जो वर्ड आपका फेनरेटिक होता है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, इसका मतलब होता है फेनरो, जिसका मतलब होता है विजुअल, यानी इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। तीसरा आता है हमारा एफेनेटिक इग्नियस रॉक। इनके जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होते हैं, यानी बहुत ही छोटे होते हैं। जो वर्ड हमारा एम्फेटिक है वो बेसिकली एक एफएन वर्ड से डिवाइड होता है, जिसका मतलब डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है इनविजुअल। अब ये फाइन ग्रेन मटेरियल के होंगे तो इनका जो होता है हम आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए बेसिकली हमें क्या करना है माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है इनके रॉक को देखने के लिए। फिर चौथा आता है हमारा ग्लासी इग्नियस रॉक, जिनका बेसिकली कोई एक साइज नहीं डिफाइंड होता है, ठीक है। ये किसी भी साइज के हो सकते हैं पर आते हैं ये बेसिकली ग्रेन्स के टेक्सचर के, बेसिकली इनके जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है बेसिकली इनके टेक्सचर ऑफ ग्रेन के आधार
हालांकि चौथे को रखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर रखा गया। कुछ रीजन्स रहे होंगे, क्योंकि बुक के अंदर सिर्फ इसके बारे में इतना ही दे रखा होगा, मैंने बाद में रिसर्च करने प्रयास भी नहीं किया। ठीक है, फिर पांचवा हमारा आता है फॉरफाइटिक इग्नियस रॉक, जिसकी जो होते हैं मिक्स्ड ग्रेन इग्नियस रॉक होते हैं, अलग अलग ग्रेन्स के इनके अंदर बेसिकली इग्नियस रॉक्स मिल पाए जाते हैं। ठीक, हम बात करते हैं इनके ऑकरेंस के आधार पर। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली देखिए आपका यही है, और सवाल भी आपका इधर ही से पूछता है इनके मोड ऑफ ऑकरेंस के आधार पर। ठीक है, तो इनके मोड ऑफ ऑकरेंस के आधार पर बेसिकली ये दो तरह के पाए जाते हैं। पहला आता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और दूसरा आता है एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक। जो आपका दूसरा वाला है एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक, उसको जो मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी हम बेसिकली अपने इस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक पे फोकस करते हैं। तो जब हमारा राइजिंग मैग्मा जो होता है वॉल्केनिक एक्टिविटी के अंदर, जब कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी होने वाला होता है, जो मैग्मा होता है पूरी तरह से अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंच पाता है। और जब ऐसा हम जानते भी हैं, जब मैं प्लेट टेक्टोनिक अगर आपने पढ़ रखा हो तो आप जानते हैं बेसिकली हमारा जो मैग्मा होता है, जब उसके अंदर एक फोर्स लगती है, कॉन्करेंट फोर्स जब लगती है तभी वो ऊपर आते हैं। तो कई बार होता है कि जब ये फोर्स जो होता है इसकी उतनी क्षमता नहीं हो पाती कि ऊपर पूरा इसको क्या बोलते हैं क्रस्ट के पट्टी को तोड़ सके। ठीक है, तो क्या होता है कई बार मैग्मा आपके थोड़ी सी ऊपर आके वहीं पे अटक जाते हैं। तो जब ये अटक के वहीं पे ठंडे पड़ के सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो बेसिकली इनके क्या कहा जाता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। ये बेसिकली अर्थ के बहुत ही अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और अब हम बात करें तो आई थिंक वही चीज़ यहाँ पे अंदर दोबारा मैंने लिख दिया होगा, गलती हो गया होगा। अब ये भी इंट्रूसिव जो आपके होते हैं बेसिकली इग्नियस रॉक, इनको भी दो ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, पहला होता है प्लूटोनिक, दूसरा होता है हाइपाबीसल। क्या होता है, पहला प्लूटोनिक होता है, दूसरा होता है हाइपाबीसल। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख रखी है, आप सही कर लेना। और प्लूटोनिक की मैं बात करूँ तो प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, इंट्रूसिव हमने क्या देखा, इंट्रूसिव हमने देखा कि ऐसे लावा मैग्मा जो सरफेस पे ना आके बल्कि सरफेस के नीचे क्या होते हैं, जम जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो उन्हें बेसिकली हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। लेकिन उसके अंदर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है बहुत ही क्या बोलते हैं अर्थ के डीप में सॉलिडिफाई होते हैं, जमते हैं, और एक थोड़ी सरफेस से थोड़ा सा नीचे बेसिकली जमते हैं। तो उन्हीं के आधार पर इनको रखा गया। तो पहला प्लूटोनिक जो होता है बहुत ही अर्थ के अंदर जब हमारी रॉक्स जम जाती हैं तो उन्हें बेसिकली प्लूटोनिक कहा जाता है। जब वही रॉक बेसिकली जस्ट सरफेस से थोड़ी सी नीचे हमारी होती हैं, फॉर्म हो जाती हैं, तो उन्हें बेसिकली हाइपाबीसल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। ठीक है, इन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ जो होता है बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर होता है ये हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि टेम्परेचर होता है हाई होता है। जो ग्रेन्स होते हैं बेसिकली उनको बहुत ही टाइम मिल जाता है डेवलप होने में, इसलिए वहाँ कुछ ग्रेन्स जो होते हैं बहुत ही बड़े बड़े ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं। प्लस जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक होते हैं वो बहुत ही कोर्स ग्रेन रॉक होते हैं। ठीक है, फिर से इनके अंदर भी ग्रेनाइट आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। और वहीं हाइपाबीसल की हम बात करें तो हाइपाबीसल इग्नियस रॉक जो होते हैं मैंने बताइए सरफेस के बेसिकली थोड़ा सा नीचे फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कई बार होता क्या है, ये मान लीजिए हमारा जो लावा आया ऊपर आया, कई जगह बीच में सोचो कहीं क्रैक है, कहीं पोर है, कहीं जगह मिल जाती है, तो उसमें जाकर कई बार ये जम जाते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारी हाइपाबीसल इंट्रूसिव के अंदर ही आती हैं। तो जब द मैग्मा आर सॉलिडिफाई इन डिफरेंट फॉर्म, जो मैग्मा इस सॉलिडिफाई होते हैं ये अलग अलग फॉर्म में क्या होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं। इनके बेसिकली हॉलो प्लेसेज के आधार पर जितनी जगह खाली होती है, जैसे बताया ना कई बार क्या होता है अर्थ के अंदर कहीं जगह खाली हो जाती है तो वहाँ पे हमारी मैग्मा जम जाती है। अब इनके जमने के आधार पर, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर कि कितनी जगह खाली है, किस तरह से वो मैग्मा जमी है, इनके आधार पर भी इनको क्लासिफाई किया गया। पर ये सब बातें हमारी हाइपाबीसल के अंदर ही आती हैं। जैसे कि आपका बैथोलिक स्ट्रक्चर हो गया, फिर लोकोलिथ हो जाता है, फिर पैकोलिथ हो जाता है, लोपोलिथ हो जाता है, फिर आपका सिल्स और डाइक्स हो जाता है। ठीक है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट दीज शुड नॉट बी टेकन एज टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। इनको हम बेसिकली इग्नियस रॉक के टाइप नहीं मान सकते, क्योंकि ये बेसिकली हमारे मैग्मा सॉलिडिफाइड होने के बाद जो अलग अलग डिफरेंट शेप में आ जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ बैथोलिथ की, तो बैथोलिथ जो शेप होता है वैसे बहुत ही लॉन्ग होता है और ये बेसिकली इरेगुलर फॉर्म में बेसिकली सॉलिडिफाई होते हैं।
पहले मैं आपको इसको इमेज दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये बेसिकली हमारा एक क्या है, बेथोलिथ का ही एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वे बेसिकली हमारी डोम शेड में होती हैं और इनके जो साइड वॉल्स होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इनके जो साइड वॉल्स होते हैं वो बहुत ही स्टिफ होते हैं, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाते हैं। जो आप पहाड़ देख रहे हैं पूरी तरह से आपके मैग्मा या लावा की जमने की वजह से ही ये पूरी पहाड़ बनी हुई है। पहले कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा, पर जब जैसे जैसे जैसा कि हम जानते हैं बेथोलिथ देखिए जो होता है वो धरती के नीचे बनता है, पर जमने के बाद बनता है। पर होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा समय बीतता है तो उसके अंदर डेमिटेशनल प्रोसेस जो होते हैं, इरोजन जो होती हैं, उनकी वजह से इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सरफेस पे उभर के आ जाता है। तो द अपर पोर्शन जो होता है बेथोलाइट का वो हमें दिख जाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैंने बताया जैसे कि ये डेनुडेशन प्रोसेस की वजह से जो होते हैं हट जाते हैं। पर इनके जो बोस बेस होते हैं बेसिकली वो बहुत ही धरती के नीचे दबे होते हैं, ये हमें नहीं दिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नहीं दिखते। जब ये सरफेस पे बेसिकली एक्सपोज होते हैं तो इनके अंदर अलग अलग वेदरिंग और इरोजन प्रोसेस होती है, जिनकी वजह से इनका जो डोम शेप का साइड जिस शेप में ये बनते हैं वो बेसिकली जब सरफेस पे आने के बाद इनका जो शेप होता है वो बहुत बिगड़ जाता है, इरेगुलर हो जाता है। जैसे कि दो एग्जांपल दे सकते हैं, ये अभी जो आप देख सकते हैं ये हो सकता है ये अभी रिसेंटली आपका उभरा हो, ठीक है। उभरने के बाद अभी इसके अंदर देख सकते हैं ओरिजिन प्रोसेस नहीं हो, क्योंकि पूरी तरह से हमें डोम शेप में दिख रहा है। लेकिन वहीं ये पहाड़ जो देख लें आप, इसके अंदर देख लें ये भी डोम शेप में रहा होगा, पर इस धरती पे उभरने के बाद इरोजनल प्रोसेस की वजह से ये पहाड़ हमारा ऐसा बन गया होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू हमारा बेसिकली जो रांची प्लेट्यू होता है उसका पास एक बेसिकली जगह है जिसका बेसिकली मूरा पहाड़ नाम है, जो कि पिथौरिया विलेज में पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है, जैसा कि ये इमेज में देख सकते हैं ये वहीं का हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे शेप की जो होता है हमारा लेथोलिथ, ठीक है। इसको मैं आपको इससे भी समझाता हूँ। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं बेथोलिथ हो गया हमारा, ये जनरली जो बेथोलिथ होते हैं हमारे क्या होते हैं, डोम शेप में बेसिकली फॉर्म होते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है लेथोलिथ, इसकी इमेज आप पहले देख लीजिए। लेथोलिथ की इमेज मैं दिखा दूँ तो लेथोलिथ कुछ हमारे इस तरह से धरती के सरफेस पे उभरने के बाद दिखते हैं। तो जो वर्ड लेथोलिथ है हमारा बेसिकली वो लैकुज वर्ड से डिराइव, जिसका मतलब बेसिकली होता है रॉक। लेथोलिथ जो होते हैं हमारे फॉर्म होते हैं ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ मैग्मा बिटवीन टू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक। यहाँ पे बेथोलिथ हमारा कैसे फॉर्म हुआ था, बेथोलिथ बेसिकली अर्थ के नीचे कहीं फॉर्म हो जाता है, लेकिन जो लेथोलिथ होता है वो सेडिमेंट्री रॉक के बेसिकली लेयर्स के बीच में जो फॉर्म होता है, लेयर जब हमारी लावा जम जाती है तो उससे जो बेसिकली स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, लेथोलिथ कहते हैं। लेथोलिथ बेसिकली हमारे मसरूफ शेप के होते हैं, ठीक है। जैसा कि इस इमेज में मैं दिखाने का प्रयास करूँ तो ये वाली आप इमेज अगर ध्यान से देखने प्रयास करें तो ये जनरली हमारी किस शेप में दिख रही है आपको, बेसिकली हमें ये मशरूम की शेप में दिख रही है, ठीक है। फिर तीसरा हमारा आता है बेसिकली, ये तो धरती पे इसका टॉप आने के बाद इरोजन की वजह से इसका इस तरह शेप हो गया, ठीक है। फिर हमारा आता है पैकोलिथ। पैकोलिथ जो होते हैं वो बेसिकली आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ मैग्मा अलोंग द एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन इन द रीजन ऑफ फोल्डेड माउंटेन। अभी मैंने आपको अर्थ मूवमेंट पढ़ाया था, उसके अंदर हमने बताया था आपको एंटीक्लाइन सिंक्लाइन क्या होता है। तो बेसिकली एंटीक्लाइन जब कोई स्ट्रक्चर हमारा इस तरह का होता है उसे बेसिकली एंटीक्लाइन बोलते हैं, और कोई स्ट्रक्चर जब हमारा इस तरह से होता है तो उसे बेसिकली सिंक्लाइन कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते होगे पैकोलिथ हमारे बेसिकली एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन वाले एरिया के ऊपर बेसिकली फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आप देख सकते होगे हमारे पैकोलिथ इस तरह से फॉर्म होते हैं। उसके बाद आता है हमारा लोपोलिथ। जो वर्ड लोपोलिथ है ये बेसिकली एक लोपाज वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब होता है सैलो बेसिन या बाउल शेप्ड बॉडी। यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा लेपोलिथ किस तरह से फॉर्म होगा, बेसिकली बाउल शेप्ड बॉडी मतलब इस तरह से उनका कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस तरह से बेसिकली फॉर्मेशन होना चाहिए उनका। और अगर आप इसमें इसका फॉर्मेशन देखने पता करें तो ये रहा हमारा क्या हो गया, लोपोलिथ हो गया, ठीक है। क्या हुआ हमारा बेसिकली लोपोलिथ हो गया। तो व्हेन मैग्मा इज इंजेक्टेड एंड सॉलिडिफाइड इन कॉन्केव सैलो बेसिन, जिसका सेंट्रल पार्ट जो होता है बेसिकली नीचे तरफ झुका होता है, तो रिजल्टेंट जो सॉलिडिफाइड मैग्मा जो बनता है उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, लोपोलिथ कहते हैं, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में अभी इसी के थोड़ी स्ट्रक्चर बचे हुए हैं जिसमें हम अभी
आपके क्या बोलते हैं, ये दो स्ट्रक्चर बचे हैं, नाम मुझे नहीं याद आ रहा। हाँ, एक स्टील बचा हुआ है और दूसरा बेसिकली हमारा डाइक्स बचा हुआ है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आपका एक्सटेंसिव के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले क्लास में एक नया लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है, और शेयर भी कर दें अगर आपको ये पसंद आई हो। और अभी तक आप ये हमारी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फीडबैक प्रोवाइड कर दें कि मैं अपने इस चैनल को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने जो प्रेजेंटेशन आपको कर रहा हूँ उसको मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ फीडबैक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।